गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कल हम लोग पढ़ रहे थे, हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर था हमारा गैप जंक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अंतराल संधि। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं फिर से। जो लास्ट है सेल मेम्ब्रेन का स्पेशलाइजेशन, यानी कोशिका कलाओं की जो विशिष्टीकरण है, इसमें जो आखिरी टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं गैप जंक्शन यानी कि अंतराल संधि। ठीक है ना। तो लिखते हैं हम, पांचवा है गैप जंक्शन यानी अंतराल संधि। ठीक है, क्या है ये गैप जंक्शन यानी अंतराल संधि? इसको लिखते हैं। हमने कल यहां तक पढ़ लिया था कि अंतराल संधि के अंदर दो सेल्स जो हैं, उन सेल्स के बीच में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि 6 अलग अलग प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर के बनता है। ठीक है ना। एक बेलनाकार रचना बन जाती है जो 6 अलग अलग प्रोटीन इकाइयों से मिलकर के बनती है। इसको हम एक बार फिर से आज दोबारा से लिख ही लेते हैं, ताकि एक बार कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। ये बीच में ब्रेक आ गया था। पहले हिंदी में लिखते हैं। अधिकतम ऊतकों की कोशिकाओं में अंतराल संधि नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। अंतराल संधि नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। इन मोस्ट टिश्यूज gap junctions are found in the form of tubes or channels. Gap junctions are found in the form of channels. नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। यहाँ पर कोशिकाओं की कला में कोशिकाओं की कला में 3 से 4 नैनोमीटर का 2 से 4 नैनोमीटर का अंतराल पाया जाता है। 2 से 4 नैनोमीटर का अंतराल पाया जाता है। Here 2 to 4 nanometer gaps are found between the cell membrane of two cells. इन कोशिकाओं के मध्य सूक्ष्म सूक्ष्म जलरागी चैनल बनते हैं।
इन कोशिकाओं के मध्य सूक्ष्म जल रागी चैनल बनते हैं। माइक्रो हाइड्रोफिलिक चैनल्स are present in between these cells. Micro hydrophilic channels are present between these cells. Are present between these cells. यह चैनल दो विशिष्ट प्रोटीन बेलनाकार रचनाओं द्वारा बने होते हैं। यह चैनल दो विशिष्ट प्रोटीन बेलनाकार रचनाओं द्वारा बने होते हैं। यह इकाई संधि या कनेक्शंस कहलाती हैं। यह इकाई संधि या कनेक्शंस कहलाती है। यह इकाई संधि या कनेक्शंस कहलाती है। इंग्लिश में लिखते हैं दीज चैनल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू specific proteins, and these units are known as junctions or connections। जंक्शंस और कनेक्शन कहलाती है। यह इकाइयां संधि या कनेक्शंस कहलाती हैं। प्रत्येक बेलनाकार रचना के निर्माण में 6 उप इकाइयां भाग लेती हैं। प्रत्येक बेलनाकार रचना के निर्माण में 6 उप इकाइयां
भाग लेती हैं। छह उप इकाइयां भाग लेती हैं। वह षटकोणीय बेलनाकार रचना बनाती हैं। वह षटकोणीय बेलनाकार रचना बनाती हैं। 6 सब यूनिट्स takes part in the formation of each cylindrical unit and forms hexagonal cylindrical unit. एंड फॉर्म सिलेंड्रिकल हेक्सागोनल यूनिट, और सिलेंड्रिकल हेक्सागोनल यूनिट का निर्माण होता है। ठीक है, ये यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे कि जो हर प्रोटीन चैनल है वो सिलेंड्रिकल आकार का होता है, यानी कि बेलनाकार होता है, और प्रत्येक बेलनाकार रचना यानी कि हर सिलेंड्रिकल यूनिट जो है इसके निर्माण के लिए 6 अलग अलग प्रोटीन सब यूनिट्स पार्टिसिपेट करती हैं। 6 अलग अलग प्रोटीन की उप इकाइयाँ इसके निर्माण में भाग लेती हैं। ठीक है, इसका एक बार हम डायग्राम भी बना के देखेंगे, कल भी बनाया था, एक बार हम फिर से बना लेते हैं इसका डायग्राम। देखो, ये एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इस तरह से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो ऊपर वाली एक यूनिट है, नीचे वाली दूसरी यूनिट है, ये दोनों मिलकर के इस चैनल का निर्माण करती हैं। एक सेल की 2 यूनिट और दूसरे सेल की 2 प्रोटीन जो है वो इसका निर्माण करती हैं। प्रत्येक यूनिट जो है वो 6 सब यूनिट से मिलकर के बनती है। हर यूनिट 6, प्रत्येक इकाई 6 सब इकाइयों से मिलकर के बनती है, जिनके बीच में एक खाली स्थान होता है जो कि चैनल का निर्माण करता है।
इस तरह से 6 सब यूनिट से मिलकर के चैनल बनती है। अगर हम इसको, ये स्ट्रक्चर है जिसे इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से काट लें, इस तरह से हम इसको काट करके अगर इस तरह से देखें, हम इसे ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम इसे देखें तो हमें इस तरह की संरचना जो है वो दिखाई देती है। ये पूरा एक प्रोटीन है जो 6 अलग अलग सब यूनिट से मिलकर के बना है और ये 6 सब यूनिट्स हैं, उप इकाइयाँ हैं। इनके बीच का जो खाली स्थान है, ये खाली स्थान, ये वाला ब्लैंक स्पेस है जो कि चैनल का निर्माण करता है। इस खाली स्थान से चैनल का निर्माण होता है या इस खाली स्थान से चैनल बनता है। और आपको दिख रहा है कि ये षटकोणीय है। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये षटकोणीय है, इसमें 6 कोने हैं, ठीक है ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका है इस तरह का। इस तरह का स्ट्रक्चर इसका हमें दिखाई देता है। तो ये षटकोणीय संरचना यहाँ पर बनती है, ठीक है। आगे लिखते हैं अब हम। दोनों कोशिकाओं के षटकोणीय सिलेंडर परस्पर जुड़े रहते हैं। दोनों कोशिकाओं के षटकोणीय सिलेंडर ये हम इसको हिंदी में लिखते हैं बेलनाकार रचना आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। वह एक चैनल का निर्माण, वह कोशिकाओं के मध्य एक चैनल का निर्माण करते हैं। वह कोशिकाओं के मध्य एक चैनल का निर्माण करते हैं। Hexagonal cylinders of both cells, hexagonal cylinders of both cells are fused and form a channel between two cells and forms a channel between two cells। और दो सेल्स के बीच में चैनल्स का निर्माण होता है, दो सेल के बीच में चैनल बनती है। ये बेलनाकार रचनाएं 70 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती हैं। यह बेलनाकार रचनाएं 70 एंगस्ट्रॉम व्यास की होती हैं। 70 एंगस्ट्रॉम इनका डायमीटर होता है। वह इन कणों में 20 एंगस्ट्रॉम व्यास की नलिका होती है। वह इनमें 20 एंगस्ट्रॉम व्यास की
नलिका होती है। These cylindrical structures are 70 angstrom in diameter, 70 angstrom in diameter and 20 angstrom and a channel of 20 angstrom is present in the center of these units. In the center of these units. ये जो डायमीटर होता है ये होता है 70 एंगस्ट्रोम, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी, और ये जो ये लाइन मैं केवल नापने के लिए बना रहा हूँ, आपको ये लाइन का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे होती है। ये होती है 20 एंगस्ट्रोम की दूरी। इनमें से एक 1000 डाल्टन अणुभार तक के 1000 डाल्टन अणुभार तक के आयन कण शर्करा आयन कण शर्करा विटामिन हार्मोन न्यूक्लियोटाइड्स एवं साइक्लिक एएमपी। ये है साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये अगर आप लोगों ने कहीं पर डीएनए का स्ट्रक्चर 11th या 12th क्लास में पढ़ा हो तो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर या आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उनमें से एक न्यूक्लियोटाइड होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और साइक्लिक इसलिए सी से लगाया क्योंकि साइक्लिक होता है, यानी कि इसकी चक्रीय संरचना होती है। ये सेकेंडरी मैसेंजर यानी कोशिकाओं को सिग्नल देने का काम करता है, कोशिकाओं को संदेश देने का काम करता है। इसका कार्य है कोशिकाओं का संदेशवाहक, ठीक है ना। तो साइक्लिक एएमपी जो है ये कोशिकाओं का संदेशवाहक है। एक कोशिका से होकर दूसरी कोशिका में अगर ये जाता है तो इसका अर्थ ये है कि कोई ना कोई संदेश को लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो साइक्लिक एएमपी गुजर सकते हैं। ये सभी पदार्थ जिनका अणुभार 1000 डाल्टन तक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन तक है, वो यहाँ से होकर के गुजर सकते हैं।
ये जो चैनल हमें दिख रहा है, इस चैनल में से होकर के 1000 डाल्टन तक के मोलिकुलर वेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हो गए, आयन हो गए, पार्टिकल्स हो गए, शुगर हो गई, इसके अलावा विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड, साइक्लिक एमपी, ये सब इसमें से क्रॉस कर सकते हैं। थ्रू these channels particles, ions, carbohydrate, vitamins, hormones, nucleotides and cyclic AMP of having molecular weight of 1000 Dalton can cross। ठीक है, 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन के मोलिकुलर वेट के डिफरेंट पार्टिकल्स, आयंस, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी की सभी होकर के इसमें से क्रॉस कर सकते हैं, इसमें से होकर के गुजर सकते हैं। गैप जंक्शन में पदार्थों का प्रवेश, पारगम्यता कैल्शियम आयन की उपस्थिति पर निर्भर करती है। अंतराल संधि में पदार्थों का प्रवेश व पारगम्यता अंतराल संधि पर निर्भर करती है। गलत लिख दिया। पारगम्यता कैल्शियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। कैल्शियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। कैल्शियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि कैल्शियम आयन की सांद्रता आवश्यकता से कम है तो यह क्रिया नहीं हो पाती। यदि कैल्शियम आयन की सांद्रता कम है तो यह क्रिया नहीं हो पाती। यह क्रिया नहीं हो पाती।
ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules through gap junctions depends on calcium ion concentration. If this concentration is low, then this activity cannot takes place. तो यह क्रिया नहीं हो पाती। अगर ये कंसंट्रेशन कम है तो यह एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट्स हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका कला के बारे में हमको जितना भी पढ़ना था वो पूरा का पूरा आज ख़त्म हो रहा है, कंक्लूड हो रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके मॉडल्स, उसके अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और लिपिड्स, उनके फंक्शंस, और सबसे लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशलाइजेशन यानी कि विशिष्टीकरण, कौन कौन से स्पेसिफिक संरचनाएँ इनके अंदर पाई जाती हैं, ये सब हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। अब हमारा चैप्टर भी आज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वो है ट्रांसपोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कोशिका कला अभिगमन। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। कोशिका कला अभिगमन। ये हमारा अगला चैप्टर है, कोशिका कला अभिगमन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हम लोग सेल बायोलॉजी जो है पढ़ रहे हैं, ये आपके बॉटनी और जूलॉजी दोनों के अंदर है, दोनों सब्जेक्ट्स में है सेल बायोलॉजी। अब जो टॉपिक हम अब अगला पढ़ने जा रहे हैं
कोशिका कला अभिगमन, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यह टॉपिक आपका केवल जूलॉजी में है। ये जो टॉपिक है ये केवल जूलॉजी के अंदर है। जूलॉजी में सेक्शन ए का सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका यही है। बॉटनी में ये नहीं है, इसलिए इसको स्टूडेंट ध्यान रखें। आप अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो बॉटनी में ये टॉपिक आपका बिल्कुल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट केवल जूलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन्स है उसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एनिमल्स के अंदर ही होता है। प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट नहीं हम पढ़ते, ठीक है ना। तो केवल जूलॉजी के अंदर आपको पढ़ना है। इससे पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो जूलॉजी बॉटनी दोनों के अंदर था, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं फिर से स्पेसिफाई कर रहा हूँ। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये केवल जूलॉजी के सिलेबस में कवर हो रहा है, ये बॉटनी के सिलेबस में आपका कवर नहीं है। इसका बॉटनी के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। बॉटनी में सेल बायोलॉजी जो हम पेपर फर्स्ट में पढ़ते हैं वो उसमें हमें सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक केवल जूलॉजी में पेपर सेकंड के अंदर ही है। सेक्शन ए का चैप्टर सेकंड है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कोशिका कला अभिगमन। तो इसे आपको केवल और केवल जूलॉजी के हिसाब से ही तैयार करना है। जूलॉजी का जब एग्ज़ाम हो तो वहीं पर आपको इसे पढ़ना है। अब देखो ये होता क्या है, आज हम केवल इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। देखो डिफरेंट सेल्स एनिमल्स के अंदर जो होती हैं वो किसी न किसी रिलेशन से कोरिलेशन से आपस में संबंध बनाए हुए रखती हैं। डिफरेंट एडजेसेंट सेल्स, विभिन्न आसंजी कोशिकाएं जो एक दूसरे के पास होती हैं वो एक दूसरे से संबंध बनाए हुए रखती हैं। इन संबंधों के लिए कुछ या इन रिलेशंस के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स यानी कि कुछ पदार्थ या कुछ अणु उत्तरदायी होते हैं। तो ये पदार्थ या ये अणु जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जाते हैं या फिर कोशिका के बाहर जो खाली स्थान है जिसे हम अंतरह कोशिकीय स्थल यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस बोलते हैं, उन इंटरसेलुलर स्पेसेस से कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर चले जाते हैं, या सेल के अंदर से इंटरसेलुलर स्पेस कोशिका से अंतरह कोशिकीय स्थलों के अंदर जब आ जाते हैं, तो ये क्रिया जो कहलाती है यानी पदार्थों का आवागमन कोशिका कला के आर पार, ये कहलाता है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो हम इसको लिख लेते हैं सबसे पहले तो शॉर्ट में, कोशिका कला के आर पार पदार्थों के आवागमन की प्रक्रिया सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या कोशिका कला अभिगमन कहलाती है। कोशिका कला अभिगमन कहलाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules across cell membrane is known as शॉर्ट में लिख दिया मैंने सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ये बहुत डिटेल टॉपिक है। इसको हम थोड़ा सा बॉटनी के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, पैसिव डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उन सब पार्ट को ही हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारा हमारी नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को आगे। आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।